कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हफज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। उसके बारे में इतलात आई है कि उसमें हाफिज सईद साहब तो नहीं थे, फिर कहा गया उनके भतीजे हैं, और तीसरी खबर ये आई है कि भतीजे भी नहीं है, वो जो मारे गए हैं वो सिंधी हैं, लेकिन किसी तंजीम के वो कालाकार थे, वो मारे गए हैं। 2 दूसरे लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको लोकल हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया, उनको उठा के रावलपिंडी लेके जाया गया है। ये अभी रिसेंट उसकी बात आई है। लेकिन हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, भारत के एक दुश्मन की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। लश्कर तैयबा आतंकवादी अबू कातिल की हत्या खबर सामने। कत्ल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के करीबी सहयोगी और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के एक बढ़ते लेफ्टिनेंट कमांडर था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है, उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। और कोई एक बंदा आता है वो पॉजिटिव बात कर देता है और आप कहते हो कि इससे मुल्क में चेंज आ जाएगा या दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे या रिलेशन बेहतर हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टांस नहीं ले लेते। और प्रैक्टिकली स्टांस आप तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। हमें इससे क्या मतलब है। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है, जिसकी वजह से मसले खराब होते हैं। अब ये 3 बड़े बड़े मसले। अब हफज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। ठीक हो गया, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता तो आज ये हाफिज सईद वाला मसला ये एब्सोल्यूट हो जाना था, ये मसला खत्म हो जाना था। लेकिन अब वो मसला खत्म नहीं हो पाया जब तक हम इन 3 चीजों के ऊपर कोई ना कोई अपनी तरफ से पॉजिटिव राय नहीं देंगे, या हमारी गवर्नमेंट को बात नहीं होगी। क्योंकि आपके बात करने से, मेरे बात करने से जाहिर ओपिनियन तो हम अपनी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि देखिए एज ए पाकिस्तानी मैं तो ओपनली चाहता हूँ कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के हर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर हो, खासतौर पे नेबर के साथ, चाहे ईरान है, अफगानिस्तान है, और कई वीडियोस में मैं कह चुका हूँ। लेकिन दिलशाद भाई की बात भी बिल्कुल सच है कि भाई मेरे बात करने से क्या होगा, ना तो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना ही मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, ना ही मेरे देखने वाले प्राइम मिनिस्टर और हेड ऑफ स्टेट है। नो डाउट पब्लिक टू पब्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ओवरऑल जो रिलेशंस बेहतर करने हैं वो गवर्नमेंट में करने हैं। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हाँ भाई अगर उन्हें हाफिज सईद का इशू है तो उस इशू को सामने लेके आए, उसे क्लियर करें। अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है तो मैं तो ओपनली कहता हूँ कि उधर इंडिया में जाके क्या लटकाना है, पाकिस्तान से उल्टा लटका के उधर भेजा जाए। देखे ना उधर अगर उन्होंने जाने ली और ये सारे मामला किए। अब दिलशाद भाई मैं इधर एक बात ये कहना चाहूंगा कि चाइना और इंडिया का भी तो लद्दाख का इशू चल रहा है, लेकिन वो आपस में ट्रेड भी कर रहे हैं, वो आपस में मिशन मून भी कर रहे हैं, मतलब मून पे जाके जो है वो अपना प्लांट बनाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर, पाकिस्तान के क्यों नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? ये कुछ सस्ते माहिरीन ने ये नई पक्ष छोड़ी है कि पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेड इस वजह से नहीं हो रही, कश्मीर का मसला है। अब मुझे बताएं कि चाइना का और इंडिया का लद्दाख का मसला नहीं है तो ट्रेड रुक गई है। भाई उनको पता है कि चाइना इस पोजीशन में है कि वो ट्रेड कर सकता है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। अब वो मिशन मून पे जा रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वहां पे उनको इंडिया की जरूरत नहीं पड़नी है ना। मुझे बताएं हमें हमारी जरूरत किसको पड़नी है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा दिलशाद भाई एक बात मुझे बताएं, अगर कुछ बहुत से लोग पाकिस्तान से, मैं खुद अक्सर ये कहता हूँ यार डायलॉग होने चाहिए, क्या इस टाइम इंडिया डायलॉग करेगा पाकिस्तान के साथ? जो इस टाइम इंडिया की पोजीशन, स्टांस, पावर है जो पाकिस्तान का है और जो पास में रह चुका है, डायलॉग का जो फायदा या नुकसान हुआ है, क्या इंडिया डायलॉग करेगा? देखिए अगर आज से आप 15-20 साल पहले चले जाए ना तो पाकिस्तान और इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशंस में जाते थे ना तो एक दूसरे की शिकायतें लगाते थे। उसको आम लफ्जों में कहा जाए कि वो पाकिस्तान जाके कहता था कि भाई इंडिया ने पानी बंद कर दिया, इंडिया मुसलमानों को मार रहा है,
इंडिया ने कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया और इंडिया जाके बातें करता था जी क्रॉस टेररिज्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप नोट कर लें कि इंडिया ने ये बातें यूनाइटेड नेशन के अंदर कहनी छोड़ दी हैं, वो इससे ऊपर उठ गए हैं, वो इन मसलों को मसला समझ नहीं। इवन कश्मीर का तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये तो बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये तो इंटरनेशनल इशू है ही नहीं है, इसको मिल के बैठ के हम सॉल्व करेंगे, हमारा मसला हम जैसे मर्जी सॉल्व करेंगे। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को खरे खरे जवाब दिए हैं, अमेरिका को उन्होंने बोला कि हमारे इंटरनल इशू में, इंटरनल मैटर्स में बात करने का। तो क्या पाकिस्तान अंदर ये जरूरत रखता है कि पाकिस्तान अमेरिका को खड़ा होकर ये कह दे? पाकिस्तान ने तो सिर्फ ये कहा था कि हमने अड्डे देने, वही इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, ये नहीं हुआ था कि देने या नहीं देने। लेकिन उस पर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट चेंज हो गई और बाद में ये एक नई सिलसिला चल पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए 3 जो बड़े मुल्क है जैसे फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को उसका सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बड़ी बात, आप खुद सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अभी सिर्फ 5 मेंबर उनके पास वीटो पावर होती है, अगर दुनिया में कोई भी बड़ा मसला होता है एक भी मुल्क वीटो पावर यूज करके उस मसले को खत्म कर सकता है। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोना रोएंगे। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर तनकीद ही करते रहते हैं। मैं खुद ही मैं अक्सर आपसे ये बात करता हूँ, आपकी कैमरा भी बात करता हूँ, या कुछ मुझे थोड़ा फील होता है कि यार दिलशाद भाई बड़ा गुस्से में रहते हैं, ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे लड़ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है, पाकिस्तान से इतना गुस्सा है आपको, या क्या वजह है? मैं पाकिस्तानी हूं तो मुझे दुख होता है पाकिस्तान के ये हालात देख के। पाकिस्तान की जो यंग बच्चियां जो बेरोजगार है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है। जब हम ये हालात देखते हैं एज ए पाकिस्तानी हमें दुख होता है, तकलीफ होता है। अगर हमें दुख तकलीफ ना हो तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। ये कि चीमा साहब, दिस इज अ न्यू ट्रेंड एट द सेम टाइम कि मोदी साहब के पीरियड में खासकर और जो उनके नए एनएसए हैं, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द एरिया कि दे आर गोइंग आफ्टर देयर कल्प्रिट्स और जो कुछ भी उनका जिस तरह भी इल्जाम है। और उसमें जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि दुबई पलट जो पाकिस्तानी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस चीज में। लेकिन ये भी आपकी इंटेलिजेंस फ्लेवर कर लें आप, बल्कि सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फ्लेवर तो आपकी बलूचिस्तान में हुई है चीमा साहब, कि आपका एक 860 या 180 या 160 आर्मी वाले FC वाले छुट्टियों पे जा रहे थे तो उनको नहीं देखा। ये अभी तक स्टेट इज इन शॉक, लेकिन ये शॉक आते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इन लोगों को गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे। उन्होंने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, अब आप जितना मर्जी इनके साथ कर लें, वो आपको उन्होंने गिरेबान से पकड़ लिया। आपको सर्वाइवल मोड में जाना चाहिए। मैं कहता हूं ह्यूमन ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट व्हेन दे आर इन अ सर्वाइवल मोड, लेकिन अब आपका सर्वाइवल मोड वो पॉइंट पहुंच चुका है, इससे आगे मजीद खराबियां होंगी। मेरा तो मशवरा यही है। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त हमारी जो NSA है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो है खातून, वो हमारी आजकल इंडिया में है और इट्स अ वेरी पहला दौरा है किसी हाई ऑफिशियल का भारत का। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम बन रहा है हमारे JD वांस का जाने का वहां पे। और जिस तरह, लेकिन वहां पे आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त वो अपने डिप्लोमेटिक हाइट्स को टच कर रहे हैं चीमा साहब। अगर देखा जाए, जब उनका दिल करता है वो रशिया से तेल ले लेते हैं, साथ अमेरिका को खुश भी कर लेते हैं। जिस वक्त उनका दिल करता है F-35 की बात भी कर लेते हैं, साथ रशिया को भी खुश कर लेते हैं। और जिस वक्त उनका दिल करता है उनका NSA जाके चाइना से अपने बॉर्डर की भी बात कर लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दुनिया में वो एज डंकियां लगा के नहीं गए, दे आर गोइंग देयर एज ए टेक्नोक्रेट्स। दुनिया इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट दुनिया की मजबूरी बन चुके हैं और वो उसका बड़ी खूबसूरती के साथ फायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और दूसरा, बल्कि मैंने एक और बात नहीं कही कि आपके देखने वाले भारत के अंदर ही बहुत है, मैं उनको होली की बड़ी बड़ी मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। अब चीमा साहब, उससे आगे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सफरी पाबंदियों की मुसलसल बात हो रही है चीमा साहब, ये अभी तक जो मैं इसके बारे में जहां तक पहुंचा हूं, वो ये सारी स्पेकुलेशंस है, ये सारी एक विश लिस्ट है। एंटी डोनाल्ड ट्रंप लोगों की विश लिस्ट है और एंटी पाकिस्तान लोगों की विश लिस्ट है। यहां से लिबरल मीडिया न्यूज आउटलेट रॉयटर इज एंटी डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि सारा ब्रिटेन ही जो है वो, मैं अभी रिसेंटली ब्रिटेन गया था तो वहां पे तो बल्कि टैक्सी ड्राइवर भी एंटी डोनाल्ड ट्रंप थे। वहां पे तो हर बंदा एंटी डोनाल्ड ट्रंप है। उनकी ख्वाहिश है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को मुसलमान बैन बनाया जाए, एंटी इमिग्रेंट्स बनाया जाए, एंटी ये बनाया जाए। और यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से डेमोक्रेट है, वो चाहते हैं फिर वही नैरेटिव के एंटी ये मुसलमान बैन लिस्ट है, हालांकि उसके अंदर भूटान भी शामिल है। लेकिन चीमा साहब, 2 चीजें मैं जो अर्ज करना चाहूंगा, अभी तक ना स्टेट डिपार्टमेंट ने इस पे कुछ कहा है, ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, और स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि मार्को रूबियो साहब ने इस पे बयान दिया है कि हम वीजे कैंसिल करेंगे अगर यहाँ बच्चे आके वो हमास को सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन झंडे जलाएंगे, नारे लगाएंगे डेथ टू अमेरिका, तो हम उनके वीजे कैंसिल करेंगे। उनको करना चाहिए।
पाकिस्तानी ये लौंडा लपाड़ा जो इस वक्त जख्मी है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब पे ट्रोलिंग शुरू करने वाला है, उनके लिए अर्ज ये है कि पाकिस्तान से अगर अफगानियों को निकाला जा सकता है तो यहां से ईद को भी निकाला जा सकता है, और निकाले जाएंगे। क्योंकि चीमा साहब, मैंने इसके बारे में मैंने खुद कुछ लोगों से पूछा, कुछ कांग्रेसमैन से पूछा कि इसके पीछे रियलिटी क्या है। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के कैंप में मौजूद हैं, उसमें एक कांग्रेसमैन ने बड़ी खूबसूरती से कहा, उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी बैकग्राउंड चेक स्ट्रॉन्ग किया गया था, सोशल मीडिया चेक किया जाता था, और ये दिस इज हाउ कैन वी कैन द डोनाल्ड ट्रंप कैंप कैन सेव द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अमेरिकन्स। जो बंदा अमेरिकन आइडियोलॉजी के साथ या इनके कल्चर के साथ अलाइंड नहीं है, उसको आने की यहाँ क्या जरूरत है? उसको नहीं आना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। और इस वक्त आप देख लें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल है, और बहुत ज्यादा इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं वहां पे। तो चीमा साहब सबसे बड़ी इमाजगा उन्होंने आज भी कोशिश की है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वियतनाम का जो जुलूस निकलते थे वो भी इसी यूनिवर्सिटी से निकलते थे, आज फिर वो वियतनाम की को बनाना चाहते हैं। लेकिन दिस इज नॉट अमेरिकन स्टूडेंट्स कर लें, बल्कि तो उनको भी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, उनको वेट करना चाहिए कि अपनी ग्रेजुएशन के बाद सियासत में हिस्सा लें, बजाय कि वो आप पढ़ाई छोड़ के अपनी इतनी महंगी यूनिवर्सिटियों की ट्यूशन फीसें देने के बाद सड़कों पे आके तो कहें कि वी आर हमास एंड डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका के झंडे जलाएं। दिस इज रॉन्ग। देखिए चीमा साहब, अगर वो करेंगे, दूसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कि आज मैं किसी और जगह एक चैनल पे था, तो उन्होंने कहा जी अमेरिका के अंदर फिर जो लोग जाएंगे अमेरिका की तरक्की रुक जाएगी। मैंने कहा अमेरिका की तरक्की का जो 22 लोग हैं वो जहाजों पे आ रहे हैं, वो बॉर्डरों क्रॉस करके नहीं आ रहे इमिग्रेशन के हवाले से। मैंने कहा जो इलीगल तरीके से जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन वाले नहीं होते। वो सारे H1B वीजे लेकर आ रहे हैं जहाजों के ऊपर, तो वो वीजे जारी रहेंगे, बल्कि शायद तेज कर दिए जाए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह भी कहा है जो बच्चा यहां से हमारी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होगा हम उसको ग्रीन कार्ड देंगे। दूसरा, रिसेंट एक खबर और आई है कि ग्रीन कार्ड भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। मैंने उस पर इतला ये दी थी क्योंकि मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूं। ग्रीन कार्ड तो कुछ भी नहीं है चीमा साहब। अगर आप नेचुरलाइज सिटीजन है लाइक माई सेल्फ, तो आप सर्टन क्राइम्स में इन्वॉल्व हो तो आपकी सिटीजनशिप भी रिवोक कर दी जाती है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। लोगों को इन चीजों के अंदाजे नहीं है। लोगों को अंदाजा नहीं है कि अगर आप ग्रीन कार्ड पर यहां पे मौजूद हैं, किसी छोटे से छोटे क्राइम में इन्वॉल्व हो, आपकी सिटीजनशिप रोक दी जाती है। उसके बाद यह कि चीमा साहब अगर आप सर्टन क्राइम्स के अंदर, IRS और इस तरह के क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे, तो चीमा साहब आपको सिटीजनशिप भी आपकी रिवोक करके, बल्कि उसमें नुकसान ये होता है कि उसको अमेरिका की जेल भुगतने के बाद डिपोर्ट किया जाता है, दूसरे लोगों को तो पहले डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो इसके सर्टन चीजें हैं। अमेरिकन सिटीजन स्पेशली नेचुरलाइज, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरा, मैं हार्डली इस चीज में बिलीव करता हूँ चीमा साहब कि इफ यू आर नॉट अलाइंड विद अमेरिकन आइडियोलॉजी, or if you are not or you cannot respect a Christian country, you should not be here to do it. इस वक्त ट्रेंड यही है हमारा कि दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखे कि अबू कत्ल के असली नाम जियाउर रहमान दया था, 2023 के रजी और हमले के मास्टरमाइंड, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 9 जून को शिव पहले मंदिर के लौटा तीर्थयात्रियों से भारी बसों को हमला किया शामिल किया था, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। अबू कत्ल को फरवरी 2024 के राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा चार्जशीट किया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अबू कत्ल की हत्या अज्ञात हमलावर द्वारा की गई थी। वह पाकिस्तान की सेना की कड़ी सुरक्षा में था। उसकी सुरक्षा में लश्कर तैयबा आतंकवादी ये भी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार अबू कातिल शाम 7 बजे आसपास अपनी सुरक्षा गार्ड के साथ जल मिला के गुजर रहा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावर ने उसे गोलियां चलाई। हमलावर ने 15 से 20 राउंड फायर की, जिससे अबू कत्ल उनके साथ सुरक्षा गार्ड मौके पर मौत हो गए। सुरक्षा में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। अबू कत्ल का हाफिज सईद के बीच पारिवारिक रिश्ता भी था। कातिल हाफिज सईद के भतीजा था। अबू कातिल 2023 के राज्य आतंकवादी हमले में संलिप्त, जहां आतंकवादियों को 1 जनवरी को ढांगुरी गांव नागरिक के निशाना बना गया था और अगले दिन ID को विस्फोट किया गया था। इन हमलों में 2 बच्चों के समेत 7 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।